हेलो बच्चों, वेलकम टू डे 4 ऑफ द लास्ट शॉट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में, से निपटाएंगे हम आज। ठीक है, अब देखो कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री इज सिंपली द स्टडी ऑफ हीट। अब हीट क्या चीज होती है यार? हीट देखो हमारी एनर्जी की एक फॉर्म है। हमने पढ़ा था ना वर्क एनर्जी पावर में कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो हीट भी वही है, बस एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है जब वो दोनों क्या हो, कांटेक्ट में हो। अगर तुम्हें प्रॉपर इंग्लिश डेफिनेशन चाहिए तो देखो क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हमेशा ये बात याद रखना कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, कभी ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि कोल्ड से हॉट, हॉट से कोल्ड दोनों में होती है। नहीं, हीट एनर्जी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही फ्लो करती है। वो भी कब? जब वो कांटेक्ट में हो। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम गर्म पानी का ग्लास पकड़ते हो तो ग्लास क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है उसका ज्यादा गर्म है। और तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर क्या है, मतलब हाथ कैसा है तुम्हारा, थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू द वार्म वाटर ग्लास। तो क्या होता है, जैसे तुम ग्लास पकड़ते हो एकदम से वो हीट क्या करती है, तुम्हारी बॉडी में आ जाती है ना, तुरंत आ जाती है। जैसे ही तुम कांटेक्ट करते हो, जब दूर रखा हुआ वो ग्लास वहां मेरा हाथ है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ूं तब क्या होता है, तब जो हीट होती है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो गर्म है, ठीक है, हॉट वाटर का ग्लास है, और हमारी बॉडी एज कंपेयर टू दैट ग्लास इज कोल्डर। तो क्या करती है, हीट हॉट से कोल्ड फ्लो करती है। अब एक और केस है जब तुम बर्फ को पकड़ते हो, है ना। जब तुम बर्फ पकड़ते हो उस केस में क्या होता है, उस केस में तुम ये नहीं बोलोगे कि बर्फ ठंडी है उससे हीट मेरे हाथ पे ट्रांसफर हो रही है और क्या बोलते हैं मेरा हाथ ठंडा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या क्या होता है, इसका उल्टा होता है। बर्फ पे ना हमारा हाथ जो गर्म है उससे हीट ट्रेवल करती है, हीट हमारे हाथ से बर्फ पे जाती है और उस वजह से क्या होता है, हमारी आइस मेल्ट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट मत कहीं लगा देना और ना किसी के सामने बोलना कि बर्फ से हीट हमारे हाथ में आती है फिर हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे हाथ से हीट ट्रेवल करती है बर्फ में, फिर बर्फ क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। ये तो बात हो गई हीट की। अब हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट होती है जूल और कैलोरी, है ना। जूल तो सारी एनर्जी फॉर्म्स होती है, जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है सबकी यूनिट जूल तो होगी क्योंकि बेसिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है। कैलोरी यहाँ पे एक नई चीज आ गई, कैलोरी। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैलोरी होती क्या है ना। देखो, 1 कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमने 1 ग्राम पानी लिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 ले जाने में जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उस हीट को हमने बोल दिया क्या, 1 कैलोरी। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने ये सेट कर दिया कि 1 कैलोरी इतना ही होगा। तो भाई हमारी भी बात, हम भी उन्हीं की बात मानेंगे कि भाई इतना ही होगा, इससे ज्यादा इससे कम नहीं हो सकता। अगर जूल में लिखे कैलोरी को तो 1 कैलोरी होती है 4.186 जूल के बराबर, या इसे हम राउंड ऑफ करके 4.2 जूल भी बोल सकते हैं नियरली। और क्वेश्चंस में हम ये 4.2 यूज करेंगे, 4.186 ये हम यूज नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपल चीज हो गई किसके बारे में, हीट के बारे में। और क्या बोलते हैं जो हीट की यूनिट है कैलोरी, उसके बारे में। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने हीट तो पढ़ ली कि हीट होती क्या है, बट हीट को डिटरमाइन क्या चीज करती है, टेम्परेचर, है ना। वही तो हम अभी बोल रहे थे कि टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ज्यादा गर्म है, हीट ज्यादा है, टेम्परेचर कम है मतलब क्या है, हीट कम है क्योंकि टेम्परेचर कम है। सो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर हमारा वो पैरामीटर है जो हमें किसी भी बॉडी की थर्मल स्टेट के बारे में बताता है ना। किसी बॉडी की किस चीज का बताता है, थर्मल स्टेट। थर्मल स्टेट मतलब उसके अंदर कितनी हीट है ना। टेम्परेचर ज्यादा तो मतलब हीट एनर्जी उस बॉडी में ज्यादा, टेम्परेचर कम तो मतलब हीट एनर्जी उस बॉडी के अंदर क्या होगी, कम होगी। अब एक और चीज के लिए टेम्परेचर काम आता है, वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को डिटरमाइन करने का। ठीक है, हमने बोला था कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे फ्लो करती है, बट हमें कोई यूनिट तो चाहिए या कोई पैरामीटर तो चाहिए जो बताए कौन सी बॉडी हॉट है और कौन सी बॉडी कोल्ड है। तो ये टेम्परेचर ही है जो हमें बताता है कि कौन सी बॉडी हॉट होगी कौन सी बॉडी कोल्ड होगी, और इसी की मदद से हम डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, चलो जैसे देखो यहाँ पे हमारी दो बॉडी है, टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर कम है। बताओ हीट किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर हीट हमेशा क्या करती है, हाई टू लो फ्लो करती है, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, है ना। तुम बोलोगे कि ऐसे फ्लो करेगी, बट मैं बोलूंगा नहीं, अभी ऐसे फ्लो नहीं करेगी यार। मैं तुम्हें बताया था कि हीट क्या करती है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। अभी तो दोनों कांटेक्ट में है नहीं, अभी कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीच में एक रॉड लगा दूं दोनों के, ठीक है, लोहे की लगा दूं, किसी भी चीज की लगा दूं, तब इन दोनों के बीच में क्या करने लग जाएगी, हीट फ्लो। वो भी करेगी इधर से इधर, फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। अब टेम्परेचर की यूनिट हमारे पास 3 है, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस एंड केल्विन।
फ़ारेनहाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यूनिट किसकी क्या क्या होती है टेम्परेचर की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस तो वही टेम्परेचर है, सॉरी सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर जिसमें हम अपना बुखार भी नापते हैं। डॉक्टर बोलता नहीं है 102 बुखार आ रखा, 103 बुखार आ रखा, है ना, दैट इज इन फ़ारेनहाइट, है ना। कोई ये मत सोचना सेल्सियस में 102 बुखार सेल्सियस मतलब तुम्हारी बॉडी ऐसे के अंदर के सारे फ्लूइड से भाप करके उड़ जाएंगे, पानी तो क्योंकि हमारी बॉडी में, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, इवेपोरेट करता है। तो अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, उसके कानों से धुआं निकलने लग जाएगा, अंदर का सारा पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। देखो अब बात हमें इंपॉर्टेंट करनी है केल्विन के बारे में। केल्विन क्या होती है, केल्विन है एसआई यूनिट इसकी टेम्परेचर की। अब देखो अगर हमें टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो ये हमारे पास कन्वर्जन रूल है। कन्वर्जन रूल क्या बोलता है कि टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी ने दे दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर है, अगर तुम्हें उसे क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बस उस 20 में 273 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 293 केल्विन। ऐसे ही सिंपली हमने क्या करना है, टेम्परेचर इन केल्विन हम निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, क्योंकि हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे हम ज्यादा बात किसकी करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो सेल्सियस में और केल्विन में बराबर रहता है। हम अब वो फैक्टर्स देख लेते हैं जिन पे डिपेंड करेगा कि एक बॉडी कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जब हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ सिर्फ 3 ही क्या है फैक्टर्स। पहला तो मास ऑफ द बॉडी, है ना, कितना मास है ना, जितनी ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा हमें हीट एनर्जी देनी होगी, है ना। ऐसे ही तो होता है, अगर हमें ज्यादा एक बाल्टी भर के पानी को अगर हमें गर्म करना है तो ऐसा हो सकता है मैं 1 ग्लास गर्म पानी उसमें डालूं, है ना, हीट एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, है ना। मैं गर्म क्या बोलते हैं जो मेरा ग्लास है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और क्या जो मेरी पूरी बाल्टी है उसमें ठंडा पानी पड़ा हुआ उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ 1 ग्लास गर्म पानी डालूं और क्या बोलते हैं जो मेरी बकेट है वो पूरी गर्म पानी की हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट ऐसा जरूर हो जाएगा कि अगर मैं सिर्फ 1 जग ग्लास में ठंडा पानी लूँ, थोड़ा आधा फिल करके उसमें 1 ग्लास गर्म पानी डालूं, तो वो मेरे को अप्रिशिएबल वार्मथ दे देगा, है ना, थोड़ा बहुत गुनगुना गुनगुना सा हो जाएगा। तो इससे में क्या पता चल रहा है कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए वो मास पे डिपेंड करता है। जग के अंदर जो पानी था हमारा थोड़ा सा पानी, उसको तो मैं उतनी हीट दे रहा हूँ, ठीक है, 1 ग्लास गर्म पानी में जितनी हीट है मैं उसे उतनी दे रहा हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। पर जो मेरा बाल्टी है उसमें मुझे थोड़ा सा भी डिफरेंस क्या हो रहा है, फील नहीं हो रहा है। तो मास पे तो हमारी क्या करेगी, डिपेंड करेगी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसे हम क्यू से डिफाइन करते हैं। तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड भी बढ़ती रहेगी। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो जितना ज्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ाना है हमें उतनी ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये भी तुम इसी कैसे समझ सकते हो कि जग में मैंने 1 ग्लास तो गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, बट अगर मुझे और बढ़ाना है उसका टेम्परेचर तो मैं 1 ग्लास और डालूंगा और हीट एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। इस जो मेरा ग्लास है मेरे हाथ में उसमें क्या है, गर्म पानी, उसमें क्या है, हीट एनर्जी, तो मैं और हीट एनर्जी दूंगा। जितना जितना मुझे गर्म चाहिए होगा, जितना मुझे टेम्परेचर बढ़ाना होगा, मैं उतना क्या देता रहूंगा उसे, और गर्म पानी देता रहूंगा और हीट देता रहूंगा। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, है ना। जितना ज्यादा मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है उतना ज्यादा मैं गर्म पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल। देखो तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है मटेरियल। अलग अलग मटेरियल को अलग अलग हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है कि हमें कितनी हीट एनर्जी देनी है एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड डेल्टा T। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब हमें क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेज करने के लिए। वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे कर रही है, डेल्टा टी पे कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा टी, क्योंकि दोनों पे ही डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल टू लगाऊं तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है। देखो अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। जैसे कि पानी का हमने मेजर कर रखा है, पानी के 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वैसे ही अगर हम आयरन की बात करें तो 1 ग्राम आयरन का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए होगी वो उसकी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो तुम, Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, हमें ये पता है। तो हम C को यहाँ से Q से M इधर लेके गए और T इधर लेके गए, तो हम C को लिख सकते हैं Q बाय M डेल्टा T। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए डिवाइडेड बाय द मास
ऑफ द बॉडी एंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, वही क्या है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हीट कैपेसिटी पूरी एक बॉडी की होती है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो रही थी, जब हम पानी के बारे में बात करें तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। अब अगर मैं पानी का पूरा एक कंटेनर की को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ, है ना, पूरी बॉडी की, जैसे आयरन का पूरा बहुत बड़ा ब्लॉक ले लिया, सॉरी, उसकी मुझे अगर हीट एनर्जी बढ़ानी है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें जितनी हीट मुझे लगेगी वो होगी क्या, हमारी हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो पर यूनिट मास होती है ना, हर 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होती है। और जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो पूरी सर्टेन बॉडी की होती है। बॉडी चाहे 5 किलो की हो, 10 किलो की हो, 5000 किलो की हो, अगर बॉडी की हीट कैपेसिटी दी रखी है तो हमें मास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मास मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डैश, जिसे हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर, है ना, जितनी हीट एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। इसकी यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। का मतलब भी वही है यार, कितनी कैलोरी चाहिए 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी इनवर्स आएगा -1, जब भी ऊपर पावर -1 आती है इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे आएगा KCl/G/C, ठीक है। अब अगर हम हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करें तो दिस इज कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें मास से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितनी कैलोरी हमें रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसकी दूसरी यूनिट किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी होती है। तो ये तो बात हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो मैं तुम्हारे सामने भी लगा रहा हूँ, इससे तुम पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। अब देखो हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। सो पानी जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 1000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और इसी की मदद से या इसी की वजह से हमारा पानी कई कामों में मदद करता है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल फिनोमेना हो चाहे वो हमारी मदद हो, ठीक है। देख लेते हैं पानी कैसे मदद करता है। पहली बात तो क्लाइमेट नियर सी शोर इज मॉडरेट, मतलब वहां जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा नॉर्मल सा होता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ। क्यों? क्योंकि देखो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब पानी को गर्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो पानी के ऊपर हवा चलती है, अगर पानी गर्म नहीं होगा तो वो हवा भी गर्म नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड सैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। पानी को हमें जब अगर 1 डिग्री सेल्सियस से रेस करना है ना पानी का टेम्परेचर, तो जितनी हीट हमें सैंड के लिए चाहिए ना, उससे 5 गुना ज्यादा हीट हमें पानी को क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, अगर उतना ही टेम्परेचर रेस करना है तो। सो क्या होता है, सैंड हमारी बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसकी वजह से जो हवा चलती है सैंड के ऊपर वो भी गर्म हो जाती है। सो हमें गर्मी ज्यादा लगती है जहां पे नीचे जमीन में मिट्टी है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर सी शोर के पास बहुत सारा पानी ही पानी है तो चाहे उसे बहुत सारी हीट दे दो फिर भी उसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा ही बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा राइज नहीं होगा, ठीक है। सो ये तो एक रीजन हो गया जो नेचुरल होता है। दूसरा क्या है, पानी को हम एक इफेक्टिव कूलेंट की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे तुम्हारी कार भी होती है, कार में कूलेंट डलता है, सो हम उसकी जगह कई केसेस में जब हम पे कूलेंट अवेलेबल नहीं होता, रास्ते में खत्म हो जाता है, हम पानी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कूलेंट का काम क्या होता है, इंजन को ठंडा करना। कूलेंट क्या होता है, पाइप के थ्रू इंजन में जाता है और इंजन की हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, खुद वो गर्म होता है ना। तो देखो पानी भी तो वो काम कर सकता है, पानी इंजन में घूमता रहेगा, इंजन की हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, बट पानी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए हम पानी को एक अच्छे कूलेंट की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इंजन के अंदर सर्कुलेट होगा तो वो हीट अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। देखो जो तीसरा काम पानी आता है हमारे, वो आता है जब हम अपनी कोल्ड कंट्रीज में वाइन और जूस की बोतल को संभाल के रखना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, बड़े से डब्बे में गर्म पानी भर देते हैं, उसमें जूस की बोतल और वाइन की बोतल डाल देते हैं। अब देखो जब पानी जमेगा तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट वाइन बॉटल। इसीलिए हम कोल्ड कंट्रीज में पानी को यूज करते हैं एज अ रिजर्वॉयर, ताकि हमारा जो वाइन है या जो बॉटल है वो एकदम से जम ना जाए, ठीक है। चलो तीसरी चीज, चौथी बात जो होती है जिसमें हमारा पानी हेल्प करता है वो हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए करता है। यहाँ भी सेम रीजन है कि जब बाहर का ठंडे इलाकों में एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो हमारी जो प्लांट्स हैं वो फ्रीज हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है, और उससे वो खराब हो सकते हैं। तो अगर हम पानी से भर दें उसको तो हमें पता है पानी तो बहुत टाइम लेगा जमने में, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सो
इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो फील्ड्स होते हैं उनको भर देते हैं पानी से, ताकि वो जो हमारी क्रॉप्स है वो जमे ना, इजीली क्या करें, अपनी फंक्शनिंग करते रहें। ठीक है, तो ये बात हो गई कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उससे हमें क्या क्या मतलब है, क्या हमारे फायदे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन या इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक ही तरीके का न्यूमेरिकल होता है, वो तुम्हें मास्टर करना है और मैं बताऊंगा कि तुम उसे मास्टर्स कैसे कर सकते हो। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, या हम इसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं। ये बोलता क्या है कि जब भी एक हॉट बॉडी किसी कोल्ड बॉडी के साथ मिक्स्ड है या कांटेक्ट में है कोल्ड बॉडी के साथ, सो तब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट जो होता है वो सिर्फ तब तक होगा जब तक दोनों सेम टेम्परेचर अटेन ना कर ले, है ना। क्योंकि हमें पता है हीट एक्सचेंज कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में और दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया तो भाई हीट एक्सचेंज होगा नहीं, क्योंकि दोनों का क्या है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस कुछ नहीं है। और जो ये प्रोसेस होती है पूरी, उसमें जो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी है वो हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी के बराबर होगी, है ना। जितनी हीट हॉट बॉडी देगी उतनी ही कोल्ड बॉडी लेगी, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकती, है ना। ये हमारा किस लॉ पे बेस्ड है, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस में, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है, जितनी एनर्जी ये लॉस करता है उतनी ये क्या करती है, कोल्ड बॉडी गेन कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दो बॉडी मेरी B1 B2 और इन दोनों का टेम्परेचर अलग है T1 T2, और T1 जो है वो मेरी हॉट बॉडी है। और अगर इन दोनों को मैंने कॉन्टैक्ट में रखा, हीट एनर्जी एक्सचेंज हुई, पूरी प्रोसेस जो भी हुई, इन दोनों ने सेम टेम्परेचर लिया, लास्ट में T फाइनल, है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, T फाइनल। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूँ कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी है, तो मुझे क्या मिलता है। देखो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, इसका मान लो कुछ मास M है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ C है, डेल्टा T क्या किसके बराबर होगा, डेल्टा T होगा हमारा T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो T फाइनल माइनस जो हमारी हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या था स्टार्टिंग में, T1, T फाइनल माइनस T1 बराबर किसके होगा, ये मास ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है, और व्हाट M2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी एंड टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर इसमें भी क्या था, T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या था इसका, T2, क्योंकि T2 हमारी कोल्ड बॉडी थी। तो हम इस इक्वेशन का यूज करके इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम इस इक्वेशन का यूज करके फाइनल टेम्परेचर निकाल पाएंगे जब हम इन दो बॉडीज को मिक्स करेंगे। या दो ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन में कि एक पानी का टेम्परेचर इतना है, दूसरे उसमें और मैंने पानी डाल दिया, तो मुझे ये बता दो कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा। वैसे न्यूमेरिकल सिर्फ बहुत पूछे जाते हैं, तो चलो आ जाओ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ ऐसा ही। देखो, मिक्सचर के क्वेश्चन करने से पहले हम एक थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है वो क्वेश्चन, हमारे पास एक हीटर है 1000 वॉट का, जो 5 किलो के लिक्विड का टेम्परेचर रेज कर रहा है 25 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट पे। हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C एंड हीट कैपेसिटी C डैश ऑफ द बॉडी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एनर्जी कितनी ली उसने, ठीक है, एनर्जी कितनी ली, Q कितना लिया, ठीक है। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। हमें पता है पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम उससे निकाल लेंगे कि इस हीटर ने हमें एनर्जी कितनी दी है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लिया, 2 मिनट। अब देखो हम यहाँ हर चीज ऐसा यूनिट में लेते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट की जगह हम क्या लेना पड़ेगा, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 2 × 60। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, इतनी जूल हमें एनर्जी मिली है, ठीक है, इतनी जूल हमें एनर्जी मिली है, क्योंकि ये जो आंसर आता है वो जूल में आता है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि 5 kg क्या है, m की वैल्यू है, एंड डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी 6 डिग्री सेल्सियस है ना, या डेल्टा टी से 6 मान लो, 6 है ना। देखो 25 से 31 पहुंच गया, तो 31 माइनस 25 कितना होता है, 6। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कौन सा, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, ठीक है, Q बराबर MC डेल्टा टी। तो Q कितना है हमारा 1000 इंटू 2 इंटू 60। अब देखो मास कितना है, मास है मेरा 5 किलो, ठीक है। C मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है। डेल्टा टी कितना है, 6 है ना, 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चेंज हुआ है टेम्परेचर। अब यहाँ से मैं C की वैल्यू निकाल दूंगा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके C की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप मैं तुम्हें इतने में छोड़ पाऊँ, इतना इजी जो प्रोसेस दे रखी है मैंने तुम्हें, इतना इजी आंसर निकालना वो तुम निकाल पाओ, ठीक है। तो इसे निकालो तुम फटाफट, इसे सॉल्व करो, तब तक मैं तुम्हें आगे जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर पढ़ाया था ना, उसका बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, एक वेसल है जिसमें मेरा 50 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसमें मैंने 40 ग्राम वाटर और डाला एट 60 डिग्री सेल्सियस।
अब ये जब मिक्सचर पूरा हुआ तो फाइनल टेम्परेचर आया हमारे पानी का 30 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी है। हमें एक और चीज दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो देखो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, हम वो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो जो वेसल में हमारा 50 ग्राम पानी था वो क्या हो गया, अब 30 डिग्री सेल्सियस में हो गया। ठीक है, 20 डिग्री से वो 30 डिग्री में क्या हो गया, टेम्परेचर उसका राइज हो गया। तो इसको कितनी हीट चाहिए पहले वो निकाल देते हैं। ठीक है, हमारे 50 ग्राम वाटर को। तो Q की वैल्यू क्या होती है, mc डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना है हमारा 50 ग्राम, 50 ग्राम इंटू सी क्या है 4.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है 10। तो यहाँ पे क्या आ गया 50 इंटू 42। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 2 10 0 1 5 4 20 और 21 2100 2100 कैलोरी जो हमारी हीट है वो तो इस पानी ने ली होगी। ठीक है, किसने ली होगी, हमारे इस पानी ने। ठीक है, 20 डिग्री से 30 डिग्री जाने में। अब ये जो पानी है हमारा 50 ग्राम 60 डिग्री सेल्सियस पे, उसने कितनी हीट थी ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लगाएंगे हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, अभी लगाएंगे, रुक जाओ पहले। ठीक है, पहले से देख लेते हैं इसने कितनी हीट थी। सो Q बराबर mc डेल्टा टी होता है। ठीक है, मास यहाँ पे कितना है 40 ग्राम इंटू C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4.2 और डेल्टा टी कितना हो रहा है, ये 60 से 30 जा रहा है। ठीक है, 60 से कहा जा रहा है 30 पे। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना है 30। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 40 इंटू 4.2 इंटू 30। इसकी वैल्यू आती है 5040 कैलोरी। अब देखो हमारे जो 50 ग्राम पानी है उसने तो 2100 कैलोरी ली। ठीक है, और हमारा जो गर्म पानी है उसने 5040 दी। बट हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, हीट लॉस बाय कोल्ड बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो जितना हमारा हॉट बॉडी ने दिया उतना तो कोल्ड बॉडी को मिलना चाहिए। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हॉट बॉडी ने मेरा 5040 दिया बट कोल्ड बॉडी को सिर्फ 2100 मिला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ यार कि जो वेसल होता है उसने भी तो थोड़ी हीट ली होगी, है ना। जब भी हम गर्म पानी के ग्लास में, जैसे पानी के ग्लास में गर्म पानी डालते हैं तो हमारा ग्लास भी तो गर्म होता है। तो हीट एनर्जी तो ग्लास या जो भी हमारा कंटेनर है उसने भी ली होगी। और वही हमसे पूछा हुआ है कि जो हमारा कंटेनर है उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कि हीट लॉस्ट बाय वाटर जो 60 डिग्री पे है बराबर किसके होगा, हीट गेन्ड बाय वाटर जो हमारा 20 को 20 डिग्री सेल्सियस में था एंड वेसल। ठीक है, अब वेसल ने कितनी एनर्जी ली हमारी वो हमें यहां से निकाल के क्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो हीट लॉस बाय वाटर एट 60 डिग्री कितना था 5040 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस वाले ने कितना गेन करा 2100 प्लस वेसल ने जितना होगा वो हमें यहां से पता चल जाएगा। तो वहां से वेसल ने कितनी हीट ली वो किसके बराबर आ गई, वो आ गई हमारी 2940 कैलोरी। ठीक है, अब यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारी वेसल है उसने 2940 कैलोरी ली है। अब देखो हमें पता है Q बराबर mc डेल्टा टी होता है या Q बराबर mc डैश m नहीं आता उसमें, सिर्फ C डैश डेल्टा टी आता है। ठीक है, ये जो C है वो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और जो C डैश है वो है हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ द एंटायर बॉडी। हमें क्या पूछा हुआ है, हमें हीट कैपेसिटी पूछा हुआ है तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमें हीट मिली वो कितनी थी 2940, ये किसके बराबर होगा C डैश इंटू डेल्टा टी। तो C डैश तो हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है यहाँ देखो, वेसल में जो पानी पहले से पड़ा हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस पे, वेसल का टेम्परेचर भी तो वही होगा, है ना, वरना यहाँ पे भी हीट एक्सचेंज हो रही होती। बट नहीं, यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, वेसल ये जो था ये इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, तो वेसल का जो हमारा टेम्परेचर है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 20 डिग्री से वेसल का टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया 30 डिग्री में। तो कितना टेम्परेचर का चेंज आया 10। तो C डैश इंटू 10, यहाँ से C डैश की वैल्यू हो गई 294 कैलोरी पर ग्राम, सिर्फ 294 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस आएगा क्योंकि ये क्या है हमारी हीट कैपेसिटी है, ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे करके तुम फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, ऐसे करके तुम ऐसे थोड़ा टफ क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो है लेटेंट हीट। देखो
अब बात आती है हमारी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट की। ये हमारा यूज होता है जब हमारा फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे कि हम बात कर सकते हैं वाटर से हम स्टीम कन्वर्ट कर देंगे और आइस से हम वाटर बनाएंगे, या हम इसे उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ये फेज चेंज होती है, फेज चेंज होती है, तो हमारा टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके अलावा भी एक हीट एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और वो किस काम में आती है? वो फेज चेंज करने का काम आती है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से व्हाट, गैस, है ना। अब देखो जैसे हमारे इस वेसल में वाटर पड़ा हुआ है और हमने इसमें क्या डाली, एक आइस की क्यूब डाली, है ना। होता है ना अपने ग्लास में बर्फ डालते हैं पानी ठंडा करने के लिए, वैसे ही हमने आइस का क्यूब डाला। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस होगी वो उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, वो ऐसे होगी कि आइस पहले हमारी 0 डिग्री सेल्सियस में है, वो पानी में गई, ठीक है। वो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से पानी में कन्वर्ट होगी, यहाँ उसे क्या मिलेगी, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा पानी, तब जाके क्या होगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। और जब पानी बन गया उसके बाद हम अपना प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर लगाएंगे। सो जो हमारे ये इस तरह के क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमें लेटेंट हीट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब ये लेटेंट हीट तो समझ में आ गया कि एक बॉडी को फेस चेंज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी या कितनी वो रिलीज करेगी, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। अगर मैं उसे पर यूनिट मास ले लूं, है ना, कि 1 ग्राम के लिए कितना हीट चाहिए होगी या कितनी रिलीज होगी, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा कम कम समझ में आया है तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन है 2025 का, इसमें क्या बोल रहा है, 30 ग्राम आइस का हम यूज कर रहे हैं टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है, पानी का मास कितना है। तो देखो यहाँ पे ग्लास या वेसल कुछ भी होगी, इसमें पानी पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे हमने आइस डाली। हमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पता है, क्या होती है वो, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। अब हमें ये तो यहाँ पे पता नहीं है कि हमारी जो हॉट बॉडी, जो हमारा पानी पहले से इस पे रखा हुआ था, ठीक है, उसका मास क्या है। तो हम हीट लॉस बाय हॉट बॉडी तो नहीं निकाल सकते बिना मास के, पर हमें कोल्ड बॉडी के बारे में बताया कि हमने बर्फ कितनी डाली है। तो जब हम हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी करेंगे तो हमारे पास 2 हीट आएगी वहां पे, एक तो लेटेंट हीट और दूसरी आएगी हमारे पास जो हमारी टेम्परेचर रेज करने से हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सो दूसरी क्या होगी हमारी, टेम्परेचर रेज करने में जो हीट रिक्वायर्ड है। तो आ जाओ दोनों निकालते हैं। लेटेंट हीट कैसे निकलती है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ml। अब यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे मास है 30 ग्राम, और जो हमारी लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, उसकी वैल्यू क्या है, 336 जूल, 336 जूल। तो यहां इसे कैलकुलेट करके क्या आ गया हमारे पास, सो ये आ गया हमारा 10080 जूल, है ना। अब हम अगर आगे देखें, आगे हमें और क्या चाहिए, लेटेंट हीट तो आ गई, और जो टेम्परेचर रेज करने में जो हीट मिली होगी इसे, वो कितनी आएगी, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। मास कितना है 30 ग्राम, C की वैल्यू क्या है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखो 0 डिग्री से कहां पे जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस में ना। फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ना। फाइनल टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बर्फ है वो 0 से 20 पहुंच रही है, और जो हमारा पानी है वो 70 से 20 पे आ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो ये वाली हीट आती है क्यों, वो कितनी आती है। सो ये आता है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, 0 में से माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 20 ही बचेगा। सो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आता है, ये आता है हमारे पास 2520, है ना। देखो हमें पता है जितनी हीट हॉट बॉडी ने लूज करी होगी उतनी कोल्ड बॉडी ने गेन करी होगी, और कोल्ड बॉडी ने जितनी हमारी एनर्जी गेन करी हमने निकाल रहा है कितना है 10080 लेटेंट हीट और 2520 टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए। तो इसका टोटल आ गया 12600। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पानी है, जो हमारा पानी था 70 डिग्री सेल्सियस में, उसने 12600 जूल हमारी हीट दी है। तो अगर हम पानी की हीट निकाल दे तो होता है mc डेल्टा टी। m हमें पता नहीं है, m की जगह हमने m ही रखा हुआ है। c की वैल्यू होती है 4.2 और डेल्टा टी है 70 माइनस 20, दैट इज व्हाट 50। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलता है 210m बराबर 12600, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है 60 ग्राम। सो बहुत इजीली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन या ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम और मेरे से पढ़ो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।